मेरे हाथ में पानी का ग्लास था और उसी पल मेरी बहन ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, अगले हफ्ते मैं आपके घर शिफ्ट हो रही हूँ। मम्मी पापा ने वादा किया है। मैंने बहुत आराम से एक घूंट लिया और उतनी ही शांति से बोली, अच्छा, ये तो अजीब है। मैंने तो वो घर पिछले शुक्रवार ही बेच दिया। कमरे में जैसे हवा रुक गई। किसी ने प्लेट की खनक भी नहीं की और मेरी बहन का चेहरा, जो अभी तक जीत जैसी मुस्कान से चमक रहा था, अचानक सूख गया। अब सुनो, ये बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। इस डिनर के पीछे कुछ और था और उस वादा के पीछे भी। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि घर वाले आपकी जिंदगी आपके बिना पूछे तय कर देते हैं, तो इस कहानी में आगे जो होगा वो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि अगला हिस्सा असली खेल शुरू करता है। उस रात डिनर मेरे मम्मी पापा के फ्लैट में था। सोसाइटी वाला बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग टेबल पर नए कवर, चमचमाती प्लेटें, मिठाई का डिब्बा। लार और पापा ने खास तौर पर ठंडी बोतल रखी थी, जैसे कोई जश्न हो। मुझे पहले ही शक हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे घर में जश्न का मतलब अक्सर मेरे लिए नई जिम्मेदारी होता था। मेरी बहन रिद्धि टेबल के बीच में ऐसे बैठी थी जैसे वो मेहमान नहीं, घर की मालकिन हो। मम्मी बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। पापा खुश होकर सबको परोस रहे थे और मैं बस चुप थी, क्योंकि पिछले कई सालों से मैंने यही सीख लिया था, अगर मैं बोलूंगी तो बदतमीज कहलाऊंगी। रिद्धि ने पहला कौर लिया, फिर बहुत हल्के अंदाज में बोली, दीदी, बस थोड़े दिन की बात है, मैं आपके घर आ जाऊंगी। मैंने पूछा, क्यों? वो हंसी, अरे, घर की बातें हैं। मम्मी बीच में कूद पड़ी, तू इतना सवाल क्यों करती है? अपनी बहन है, उसको थोड़ी मदद चाहिए। पापा ने भी सिर हिलाया, बस कुछ महीनों के लिए। तू अकेली भी तो रहती है, उंग साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरे घर की चाबी मेरे हाथ से धीरे धीरे छीन रहा है। और मज़े की बात ये थी, किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं चाहती भी हूँ या नहीं। रिद्धि ने फिर वही लाइन मारी, मम्मी पापा ने वादा किया है दीदी, तो अब फाइनल है। फाइनल शब्द सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट कर बैठ गया। ये नया नहीं था, हमेशा ऐसा ही होता था। जब रिद्धि कॉलेज में थी तो उसका फीस इमरजेंसी था। जब उसने नौकरी छोड़ी तो टाइम चाहिए था। जब उसका किराया बढ़ा तो अब क्या करेगी बेचारी था। और हर बार समाधान एक ही, मैंने धीरे से पानी का ग्लास टेबल पर रखा और उसी पल मेरे दिमाग में 3 दिन पहले वाला सीन चमक गया। मैं अपने घर के स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रही थी। वहां 2 बड़े-बड़े डिब्बे पड़े थे। ऊपर मोटे मार्कर से लिखा था, रिद्धि के कपड़े और रिद्धि की किताबें। मैंने उसी दिन रिद्धि को कॉल किया था। उसने बहुत आराम से कहा था, अरे दीदी, बस कुछ सामान है, रख दो ना, जगह कम पड़ रही है। तब भी मुझे अजीब लगा था, पर मैंने खुद को समझा लिया था। मैंने सोचा, सिर्फ सामान है, इंसान थोड़ी। पर आज डिनर टेबल पर बैठकर समझ आया, ये सामान नहीं था, ये कब्जे की शुरुआत थी। मैंने फिर सबके चेहरे देखे, मम्मी की वही मीठी सी सख्त मुस्कान, पापा का मैं सही हूँ वाला आत्मविश्वास, और रिद्धि का वो चेहरा जिसमें पहले से ही जीत लिखी थी। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप लोगों ने मेरे बिना पूछे सब तय कर लिया? मम्मी तुरंत बोली, हम तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, तू अकेली रहती है, तुझे भी तो साथ चाहिए। मैंने मन ही मन कहा, मुझे साथ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। पर मैंने ये बात बाहर नहीं कही, क्योंकि हमारे घर में शांति को नाटक कहा जाता है और सीमा तय करने को घमंड। रिद्धि ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, जैसे वो बहुत प्यारी बहन हो। दीदी, देखो, बस थोड़े दिन, मैं घर का काम भी कर दूंगी। मैंने अपना हाथ धीरे से पीछे कर लिया और उसी पल मुझे याद आया कि मेरे पर्स में एक फोल्डर है, वही फोल्डर जो मैं पहले सोच रही थी कि सही समय पर बताऊंगी। पर मेरे घर में सही समय कभी आता ही नहीं। यहाँ सब कुछ दूसरों की सुविधा के हिसाब से होता है। मैंने पर्स से फोल्डर निकाला और टेबल पर रख दिया। कागज का हल्का सा शोर हुआ और सबकी नजरें वहीं टिक गईं। पापा ने भौहें चढ़ाईं। ये क्या है?
मम्मी की आवाज बदल गई। डिनर के बीच में ये सब क्यों? मैंने 1 सेकंड सांस ली। मेरी आवाज कांपनी चाहिए थी, पर नहीं कांपी, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से भीतर ही भीतर टूट रही थी। और अब टूटने के बाद जो बचता है वो डर नहीं होता, वो साफ फैसला होता है। मैंने कहा, आप लोग रिद्धि के लिए मेरे घर की प्लानिंग कर रहे थे और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। रिद्धि तुरंत बोली, दीदी इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। मम्मी ने हाथ से इशारा किया। बहुत ड्रामा मत कर, समझदारी से बात कर। मैंने उनकी आंखों में देखा और पहली बार मुझे साफ दिखा, ये लोग मेरी नहीं, अपनी बनाई हुई कहानी की रक्षा कर रहे हैं। उस कहानी में मैं देने वाली हूँ और रिद्धि लेने वाली। मैंने फोल्डर खोला, कागज निकाला और बस एक लाइन बोली, वही लाइन जिसने पूरे घर को सन्न कर दिया था। ये घर अब मेरा नहीं है, मैंने इसे पिछले शुक्रवार बेच दिया। रिद्धि की उंगलियों से चम्मच गिर गया। मम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। पापा ने जैसे पहली बार मुझे देखा हो। तूने बेच दिया? मम्मी फुसफुसाई। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और मेरे पास सिर्फ कुछ दिन हैं, उसके बाद मुझे वहां से निकलना है। पापा अचानक तेज आवाज में बोले, ये तूने बिना बताए कैसे कर दिया? मैंने भी पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, तो पर गुस्से से नहीं, सच से। जैसे आप लोग बिना बताए मेरे घर में किसी और को बिठा रहे थे। कमरे में फिर सन्नाटा, लेकिन ये सन्नाटा डर वाला नहीं था। ये सन्नाटा उस पल का था जब झूठ की दीवार में पहली बार दरार पड़ती है, और इसी दरार से अब असली बात बाहर आने वाली थी। मैंने घर सिर्फ रिद्धि को रोकने के लिए नहीं बेचा था। मेरे पास एक मजबूरी थी, एक ऐसी मजबूरी जो मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था वो इसे भी रिद्धि के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। पर अब सवाल ये था, क्या मैं उन्हें सच बताऊं या फिर बस इतना ही कहकर चुप हो जाऊं कि फैसला हो चुका है? क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो मेरे घर वाले मुझे समझेंगे नहीं, मेरे सच को भी ड्रामा कहकर पलट देंगे। और अगले ही दिन उन्होंने वही किया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अगर तुम चाहो तो मैं चैप्टर 2 वहीं से शुरू करूं। अगली सुबह वाला पहला कॉल और फिर परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप वाला तूफान। अगली सुबह मैं चाय का कप लेकर किचन में खड़ी थी। गैस पर दूध उबल रहा था और मेरा दिमाग कल रात के उसी सन्नाटे में अटका था। फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था मौसी। मैंने कॉल उठाई ही थी कि उधर से आवाज आई, इतनी बड़ी बात कर दी तुमने, घर बेच दिया, और वो भी अपनी बहन को सड़क पर छोड़कर। मेरे हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। कौन सड़क पर है मौसी? मैंने धीरे से पूछा। अरे बहाना मत बनाओ। मौसी की आवाज तेज थी। रिद्धि रो रही थी रात भर, कह रही थी दीदी ने जानबूझकर घर बेच दिया ताकि मैं वहां न रह सकूं। मैंने आंखें बंद कर लीं। यही होना था। जैसे ही मैं ना कहती हूँ, कहानी बदल जाती है। मैं बुरी बन जाती हूँ और वो बेचारी। मैंने बस इतना कहा, मौसी, रिद्धि के पास रहने की जगह है, मम्मी पापा के पास 4 कमरे हैं। ये बात नहीं है। मौसी ने तुरंत काट दिया। आल इज्जत की बात है, परिवार में ऐसे नहीं करते। मैंने चाय का कप काउंटर पर रखा और बहुत शांति से बोली, परिवार में ऐसे भी नहीं करते मौसी कि किसी के घर को बिना पूछे बांट दिया जाए। उधर 1 सेकंड के लिए चुप्पी हुई। फिर मौसी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड आ गया है। नौकरी क्या लग गई, अपने घर की मालकिन बन गई। मैंने कॉल काट दिया, क्योंकि मुझे पता था अब ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने अभी फोन नीचे रखा ही था कि फिर कॉल आ गया। इस बार, चाचा, बेटा, बात बिगाड़ क्यों रही हो? चाचा का अंदाज ऐसा था जैसे मैं कोई अपराध कर रही हूँ। बहन है तुम्हारी, थोड़ा एडजस्ट कर लेती। मैंने हंसी रोक ली। ये एडजस्ट शब्द मुझे बचपन से सुनाया गया था। हर बार मेरी जरूरतें एडजस्ट में दब जाती थीं। चाचा, मैंने कहा, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने बस अपना फैसला बताया। फैसला? चाचा ने जैसे चिढ़कर कहा, घर बेच देना कोई बच्चों का फैसला होता है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, ये फैसला बच्चों वाला नहीं था।
ये फैसला एक ऐसी औरत का था जो रात रात भर बिलों की चिंता में जाग चुकी थी। कॉल्स रुक नहीं रहे थे, मौसी, चाची, दूर के रिश्तेदार, यहाँ तक कि पापा के एक दोस्त अंकल भी, जिनसे मेरी साल में एक बार बात होती थी, वो भी ज्ञान देने लगे। हर कॉल की स्क्रिप्ट एक जैसी थी। रिद्धि की हालत खराब है, तुम बहुत कठोर हो गई हो, परिवार में त्याग करना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे। और हर बार किसी ने एक बात नहीं पूछी, तुम कैसी हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने घर क्यों बेचा। दोपहर तक मेरा सिर भारी हो गया। मैंने पानी पिया, सांस ली और काम पर निकल गई। मुझे लगा ऑफिस में कम से कम शांति होगी, पर शांति मेरे लिए तो जैसे लग्जरी बन गई थी। लंच टाइम में मैं जैसे ही अपने डेस्क पर बैठी और मेरी दोस्त सीनियर नेहा मेरे पास आई। उसका चेहरा अजीब था, दया और असहजता का मिला जुला। तू ठीक है? उसने धीरे से पूछा। मैंने कहा, क्यों? नेहा ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाई, आज सुबह तुम्हारी बहन यहाँ बिल्डिंग के बाहर मिली थी, नीचे कैफे में। मेरी रीढ़ में जैसे ठंडक दौड़ गई। रिद्धि यहाँ क्या कर रही थी? नेहा ने कहा। वो रो रही थी, कह रही थी कि दीदी ने घर बेच दिया और उसे निकाल रही है और अब वो बेघर हो जाएगी। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। ये अब मेरे परिवार तक सीमित नहीं रहा था, ये मेरे ऑफिस तक आ गया था। मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब अब रिद्धि की कहानी का हिस्सा बन चुका था। मैंने बहुत धीरे से कहा, नेहा, वो झूठ बोल रही है। नेहा ने तुरंत कहा, मैं जानती हूँ तू ऐसी नहीं है, पर लोग बातें करेंगे, इसलिए मैंने तुझे बताया। मैंने उसका धन्यवाद किया, पर अंदर से मेरा शरीर कांप रहा था। गुस्सा नहीं, एक तरह का अपमान, जैसे मेरे अपने घर वाले मेरे खिलाफ भीड़ इकट्ठा कर रहे हों। मैंने उसी पल रिद्धि को मैसेज किया, मेरे बारे में लोगों को मत बोल, ये झूठ है कि मैं तुझे बेघर कर रही हूँ। उसका जवाब 1 मिनट में आ गया, अगर तुम घर बेच सकती हो तो मैं लोगों को सच बता सकती हूँ, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं स्क्रीन को घूरती रही, उसका सच मतलब उसका फायदा और मेरा सच मेरी मजबूरी, उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त मेरा फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, मम्मी। मैंने कॉल उठाई, उधर से मम्मी की आवाज आई, बहुत मीठी, बहुत सॉफ्ट, वही आवाज जो वो तब निकालती थी जब वो मुझे गिल्ट में डालना चाहती थी। बेटा, आज घर आजा, सब बैठे हैं, बात कर लेते हैं। मैंने पूछा, कौन सब? मम्मी ने हल्की हंसी हंसी, बस अपने लोग, तेरे चाचा चाची, मौसी, रिद्धि भी है, तू आजा, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ गई, ये बात नहीं थी, ये मेरा ट्रायल था, पूरे परिवार के सामने मुझे दोषी साबित करने की तैयारी। मैंने कहा, मम्मी, मैं थकी हूँ। मम्मी की आवाज तुरंत बदल गई, मीठेपन की जगह अब दबाव था। थकान तो हमें भी है बेटा, लेकिन परिवार के लिए आना पड़ता है। और सुन, आज तूने अगर बात नहीं मानी ना, तो फिर रिश्ते। वो पूरा नहीं बोली, पर धमकी साफ थी। मैंने सांस ली और पहली बार मुझे अपने अंदर एक बहुत साफ आवाज सुनाई दी, अब नहीं। मैंने धीरे से कहा, मम्मी, मैं आऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? मम्मी ने चौंक कर पूछा। मैंने कहा, आज कोई मुझे चिल्लाकर, गिल्ट में डालकर या झूठ बोलकर दबाएगा नहीं। अगर कोई ऐसा करेगा, मैं उठकर चली जाऊंगी। उधर सन्नाटा। फिर मम्मी बोली, तू कैसी बातें कर रही है? मैंने कहा, मैं वही कर रही हूं जो आप लोग सालों से कर रहे थे। फैसला। कॉल कट हो गई। मैं घर नहीं गई, मैं सीधे अपने घर गई, उस घर में जो अब मेरा नहीं रहने वाला था। दरवाजा खोलते ही आधा पैक सामान दिखा, दीवार पर खाली कीलें, कोने में डिब्बे और बीच में मैं अकेली। पर उस अकेलेपन में भी एक चीज थी, सुकून, कि कम से कम आज मैंने खुद को नहीं छोड़ा। मैंने अपने बैग से वो फोल्डर निकाला जिसे मैं कल टेबल पर रखकर आई थी। फिर एक दूसरा फोल्डर निकाला जिसमें मैंने महीनों से सब कुछ जमा किया था, बैंक स्टेटमेंट, रिपेयर के बिल, ईएमआई की डिटेल और वो नोट जो मैंने खुद के लिए लिखा था, अगर तू सच छुपाएगी तो वो लोग तेरा सच अपने फायदे के लिए बना देंगे। मैंने फैसला कर लिया, अगर परिवार सबूत मांगता है तो इस बार उन्हें मिलेगा,
पर इस बार ये सबूत मुझे कमज़ोर दिखाने के लिए नहीं, उनका झूठ रोकने के लिए होगा। और तभी रात के ठीक 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने झांक कर देखा। बाहर मम्मी पापा खड़े थे और उनके पीछे रिद्धि भी, और उनके साथ 2 और लोग। मेरे पेट में जैसे पत्थर गिर गया, क्योंकि ये सिर्फ परिवार नहीं था, ये अब भीड़ बन चुकी थी। और मुझे समझ आ गया, आज रात वो मुझे तोड़ने आए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, मैं अंदर से पहले ही टूट चुकी हूँ, और जो टूटकर भी खड़ा हो जाए उसे फिर कोई नहीं दबा सकता। दरवाजे की घंटी फिर बजी। मैंने सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मम्मी पापा थे, रिद्धि थी, और उनके पीछे चाचा चाची भी। 4 लोगों का एक साथ आना, और वो भी रात के 9 बजे। कोई मिलने नहीं आता, ये दबाने आता है। मम्मी बिना नमस्ते किए अंदर घुस आईं। पापा ने इधर उधर देखा, जैसे घर नहीं, किसी केस की जगह हो। रिद्धि ने ऐसे चेहरा बनाया जैसे वो पीड़ित है और मैं अपराधी। और चाची ने आते ही पहली लाइन मार दी, चलो बैठो, आज सब साफ हो जाना चाहिए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पहली बार ध्यान दिया। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। अजीब बात थी, क्योंकि अंदर जो डर था वो अब गुस्से में बदल चुका था, और गुस्सा कभी कभी ताकत बन जाता है। सब लिविंग रूम में बैठ गए। मैं खड़ी रही। चाचा बोले, बैठो बेटा, तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो लगेगा तुम गलत हो। मैंने कहा, मैं खड़ी रहूं या बैठूं, आप लोग मुझे गलत ही मानने आए हो। मम्मी ने तुरंत नाटकीय सांस छोड़ी। देखो, हमें लड़ना नहीं है, हमें बस ये समझना है कि तुमने घर क्यों बेचा और रिद्धि अब कहाँ जाएगी। मैंने बहुत सीधा पूछा, रिद्धि कहाँ जाएगी? आपके घर। मम्मी की आंखें बड़ी हो गईं। ये बात नहीं है, वो वहाँ कब तक रहेगी? उसे अपना स्पेस चाहिए। मैंने धीरे से सिर हिलाया। और मेरा स्पेस? चाची बीच में कूद पड़ी। तुम्हारा तो घर है ना, तुमने ही तो बेच दिया। मैंने कहा, मैंने बेचा क्योंकि मेरे पास और रास्ता नहीं था। रिद्धि झट से बोली, जहाँ ये झूठ है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम बस मुझे सजा देना चाहती थी। पापा ने पहली बार भारी आवाज में कहा, एहसान नहीं कर रहे थे हम, परिवार में समझौता होता है। मैंने मुस्कान रोक ली। कितना आसान होता है समझौता बोलना जब कीमत कोई और देता है। मैंने टेबल पर रखा अपना फोल्डर उठाया, वही जो महीनों से मेरे अंदर का डर और सच दोनों बन चुका था। मैंने कहा, ठीक है, आज आप लोग क्यों जानना चाहते हो ना, आज मैं बताऊंगी, लेकिन एक नियम है। चाचा बोले, कैसा नियम? मैंने कहा, बीच में कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई ड्रामा नहीं बोलेगा, कोई मेरी बात घुमाकर मुझे गलत साबित नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ, मैं अभी ये मीटिंग खत्म कर दूंगी। सब एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें शायद पहली बार लगा कि मैं शर्त रख रही हूँ। पापा ने हल्का सा हाथ हिलाया। ठीक है, बोलो। मैंने पहला कागज निकाला। ये पिछले साल की छत की रिपेयर है, 1,18,000 रुपये। मम्मी ने मुंह बनाकर कहा, अरे ये तो घर में होता रहता है। मैंने दूसरा कागज रखा। ये पानी की लाइन की इमरजेंसी रिपेयर, 82,500 रुपये। फिर तीसरा, ये हीटिंग/गीजर और वायरिंग की बड़ी मरम्मत, 56,000 रुपये। मैंने एक बैंक स्टेटमेंट रखा। ये मेरा इमरजेंसी फंड 0 हो गया। कमरे में पहली बार सच का वजन गिरा। कोई चुप हो गया, कोई सांस रोके बैठा रहा। चाचा ने कागज पास खींचकर देखा। चाची का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। मम्मी ने होंठ दबा लिए, जैसे मानना नहीं चाहती, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल रहीं। रिद्धि ने फिर भी हार नहीं मानी। वो बोली, तो तुम मुझे बता सकती थी, पर तुमने छुपाया ताकि हम तुम्हें रोक न पाएं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे पता था आप लोग मेरी मजबूरी को भी हमारी प्लानिंग बना दोगे, जैसे आप लोग मेरे घर को रिद्धि का फ्यूचर रूम बना चुके थे। मम्मी ने तेजी से कहा, कौन सा रूम? जय क्या बोल रही है? मैंने फोन निकाला। मैंने वो स्क्रीनशॉट खोला जो मैंने पहले ही सेव करके रखा था, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप का। हाँ, वही ग्रुप जिसमें मैं थी ही नहीं। मुझे उसी ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स एक पुराने कजिन ने भेज दिए थे, जो चुपचाप सब देख रहा था। मैंने स्क्रीन आगे बढ़ाई
ग्रुप का नाम था घर की बात, सीक्रेट, और अंदर मैसेज थे, रिद्धि का सामान अगले मंगलवार शिफ्ट कर देंगे। दीदी ऑफिस में होगी, उसके कमरे में नया पर्दा लगवा देना। दीदी को धीरे धीरे आदत डाल देंगे। मैंने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब कोई नहीं बोला। चाची ने धीरे से कहा, ये किसने लिखा? पापा की आंखें नीचे झुक गईं। मम्मी ने एकदम से गुस्से में कहा, ये सब कौन दिखा रहा है तुम्हें? किसने भेजा? मैंने कहा, ये सबसे ज़रूरी सवाल नहीं है मम्मी, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि ये लिखा क्यों गया? रिद्धि की आवाज़ अब पतली हो गई। तो क्या हुआ? आज मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं वहाँ रहती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? मैंने बहुत साफ कहा। मेरे अंदर का पहाड़ टूट जाता क्योंकि मैं पहले ही टूट रही थी, और ये बोलते ही मेरे अंदर जो महीनों से दबा था वो बाहर आ गया। मैंने रोना नहीं शुरू किया, मैंने बस सच बोलना शुरू किया। मैं रात को सो नहीं पाती थी। हर महीने ईएमआई, बिल, रिपेयर सब जोड़कर देखती थी। मैंने नए कपड़े नहीं खरीदे, मैंने अपनी छोटी छोटी खुशियाँ काट दी, और फिर भी आप लोग मेरा घर, मेरी मेहनत किसी और की सुविधा समझ रहे थे। चाचा ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, पर तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? मैंने चुप होकर उन्हें देखा, फिर कहा, क्योंकि मेरे घर में मदद मांगना कमजोरी माना जाता है, और कमजोरी यहाँ हथियार बन जाती है। मम्मी ने आंखें पोंछीं, लेकिन उनकी आवाज अभी भी बचाव वाली थी। हम तो बस चाहते थे कि तुम दोनों साथ रहो। तुम अकेली रहती हो, हमें चिंता होती है। मैंने कहा, न चिंता होती है तो पूछते, फैसला नहीं सुनाते। पापा ने भारी सांस ली। वो पहली बार थके हुए लगे, जैसे उन्हें खुद भी समझ आ रहा हो कि उन्होंने चीजें गलत संभाली। रिद्धि अब भी खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, शर्म नहीं। वो बोली, ठीक है, तुमने बेच दिया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, दो ऑप्शन हैं। एक, तुम मम्मी पापा के साथ रहो और धीरे धीरे अपने लिए प्लान करो। दो, तुम नौकरी ढूंढो और अपने दम पर घर लो। लेकिन तीसरा ऑप्शन, मेरे घर में जबरदस्ती, अब नहीं है। मम्मी का चेहरा फिर सख्त हो गया। मतलब तू अपनी बहन को छोड़ रही है? मैंने शांत आवाज में कहा, छोड़ नहीं रही, सीमा बना रही हूँ। चाचा ने मम्मी की तरफ देखा। बहन को छोड़ने वाली बात नहीं है। सच तो ये है, हमने रिद्धि को हमेशा आसान रास्ता दिया है। चाची ने पहली बार रिद्धि की तरफ कड़ा सवाल किया, तूने ऑफिस तक क्यों बात पहुंचाई? ये सही है? रिद्धि झट से बोली, दस मैंने कुछ नहीं किया, लोग खुद समझते हैं। मैंने कहा, नहीं रिद्धि, लोग वही समझते हैं जो तुम बताती हो। वो चुप हो गई। कमरे में थोड़ी देर तक बस पंखे की आवाज रही। फिर पापा बोले, एहसान, हमने एक गलती की, हमें पहले तुझसे पूछना चाहिए था। मम्मी तुरंत बोली, पर घर बेचना भी तो। पापा ने मम्मी को रोका, बहुत हल्के से, जैसे पहली बार उन्होंने अपनी बात रखी हो। घर बेचने का कारण सुनकर मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा? पापा ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अब होगा ये, मैं शिफ्ट करूंगी और मैं अपने पैसों और मानसिक शांति को संभालूंगी। रिद्धि, तुम्हें भी संभलना पड़ेगा। रिद्धि की आंखों में पानी आया, पर वो पानी पछतावे का नहीं था, वो उस गुस्से का था जो तब आता है जब किसी की पुरानी आदतें टूटती हैं। वो बोली, तुमने मुझे हमेशा छोटा समझा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें छोटा नहीं समझा, मैं बस चाहती हूँ तुम खुद खड़ी हो जाओ, क्योंकि अगर मम्मी पापा हमेशा तुम्हें उठाते रहेंगे तो तुम चलना कैसे सीखोगी? ये बात सख्त थी, लेकिन सच थी, और सच अक्सर मीठा नहीं होता। कुछ मिनट बाद चाचा चाची उठे। चाचा ने जाते जाते बस इतना कहा, आज की बात सोचने वाली है। मम्मी भी उठी। वो मुझे गले नहीं लगीं, पर जाते वक्त उन्होंने एक लाइन कही, बहुत धीमी, हमें नहीं पता था कि तुम इतना अकेली हो। ये पूरी माफी नहीं थी, पर ये शुरुआत थी। कम से कम वो अब नाटक नहीं कर रही थी। पापा दरवाजे तक आए। उन्होंने बस इतना कहा, कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? मैंने सिर हिलाया। रिद्धि सबसे आखिर में बाहर निकली। वो कुछ सेकंड रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। फिर उसने बस इतना कहा, आज देखते हैं, और चली गई। दरवाजा बंद हुआ।
घर फिर शांत हो गया, पर इस बार वो शांति खाली नहीं थी, उसमें एक हल्का सा भार था, जैसे तूफान गुजर गया हो और हवा अभी भी कांप रही हो। मैं सोफे पर बैठ गई और पहली बार मैंने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूँ? फिर मेरे दिमाग में वही व्हाट्सएप मैसेज चमका, दीदी ऑफिस में होगी, सामान शिफ्ट कर देंगे। और मुझे जवाब मिल गया, नहीं। अगले कुछ हफ्तों में रिश्ते पूरी तरह नहीं सुधरे। मम्मी कभी कभी ताना मार देती, रिद्धि ने भी एक दो बार फिर लोगों से आधा सच बोला। पर अब फर्क ये था, मैं डरती नहीं थी। मैंने शिफ्टिंग कर ली, छोटा घर था पर मेरा था, कम खर्च, कम तनाव। मैंने अपनी बचत फिर से शुरू की और सबसे बड़ी बात, मैंने ना कहना सीख लिया। 1 महीने बाद मम्मी का मैसेज आया, रिद्धि ने इंटरव्यू दिया है, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं, पर कोशिश कर रही है। मैंने स्क्रीन देखा और दिल में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद आई। शायद बदलाव तुरंत नहीं आता, पर अगर सीमा बन जाए तो रास्ता बनता है। और अगर तुम इस कहानी से एक चीज सीखो तो बस ये, परिवार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। मदद का मतलब किसी को हमेशा बचाते रहना नहीं होता। और अच्छी बेटी बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी गिरवी रखना भी सही नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार ना कहने में होता है।